हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर 9 बायोमोलिक्यूल पढ़ेंगे और ये क्लास 11 का चैप्टर बायोमोलिक्यूल है, जिसमें हम लोग बायोमोलिक्यूल्स यानी जो जो किसी एनिमल या प्लांट में जो जो एलिमेंट्स होते हैं, मटेरियल्स होते हैं, उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। और इस चैप्टर से काफ़ी क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो अगर आपने अभी तक ये चैप्टर नहीं पढ़ा है तो इस चैप्टर को एंड तक देखिएगा। इस चैप्टर को जो है हमारी जितनी भी इसकी वीडियोज़ आ रही है उसको आप एंड तक देखिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को ये सेशन शेयर कीजिए, जिससे जो लोग भी अभी तक बायोमोलिक्यूल के बारे में नहीं पढ़े हैं वो इस चैप्टर के बारे में अच्छे से समझ लें। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर 9 बायोमोलिक्यूल। और इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं एक बार देख लेते हैं कि हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या समझेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि बायो केमिकल कॉम्पोजिशन, जो भी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन क्या, उसके अंदर क्या क्या चीज़ होती है, कौन कौन सा मटेरियल होता है। फिर हम समझेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं। ठीक है, यानी मेटाबॉलिज्म में कौन कौन से एलिमेंट्स जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, तो कुछ प्राइमरी होते हैं और कुछ सेकेंडरी। ठीक, तो इनके बारे में पढ़ेंगे कौन से प्राइमरी और कौन से सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं और किस तरह से मेटाबॉलिज्म रेगुलेट हो रहा है। इसके बाद हम लोग बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे कि बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स कौन कौन से बायो मॉलिक्यूल्स में, यानी किसी लिविंग के ऑर्गेनिज्म के अंदर मेजर मॉलिक्यूल कौन कौन से हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर प्रोटीन्स के बारे में समझेंगे कि प्रोटीन्स क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कितने टाइप के प्रोटीन्स होते हैं और प्रोटीन्स का क्या रोल है हमारी बॉडी में। तो ये सब इसमें हम लोग कवर करेंगे। इसके बाद हम लोग समझेंगे पॉलीसेकेराइड के बारे में कि पॉलीसेकेराइड्स क्या होते हैं। ठीक है, और ये इनके टाइप्स कौन कौन से हैं और इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है और ये किस तरह से हमारी बॉडी में रोल प्ले करते हैं। फिर हम लोग समझेंगे न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में। ठीक है, कि कौन कौन से न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं वो हमारी बॉडी में होते हैं और किस तरह से हमारे लिए हेल्पफुल है। ठीक, न्यूक्लिक एसिड काफ़ी हेल्पफुल होते हैं हमारे लिए, डीएनए और आरएनए आप लोग पढ़ते हैं, तो उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे समझेंगे। और इसके बाद प्रोटीन्स के बारे में समझेंगे कि प्रोटीन्स जो होती है ये किस तरह की होती हैं। ठीक है, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। एंजाइम्स, एंजाइम्स के बारे में समझेंगे। एंजाइम्स भी क्या होता है, प्रोटीन का एक टाइप ही है। तो एंजाइम्स के बारे में भी हम लोग समझेंगे कि एंजाइम्स क्या होते हैं, किस तरह से ये मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं। तो इतनी चीज़ हम लोग कवर करने वाले हैं अपने चैप्टर में, बायोमोलिक्यूल में। ठीक, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर बायोमोलिक्यूल। और बच्चे कभी कभी इस चैप्टर को स्किप भी कर देते हैं, जिसकी वजह से नीट में उनकी परफॉर्मेंस जो है डाउन हो जाती है ना। तो नीट में अगर आपको नीट के एग्ज़ाम में अगर आपको अपनी परफॉर्मेंस अच्छी रखनी है तो इस चैप्टर को जो है, इस लेक्चर को एंड तक देखिएगा और इस चैप्टर से रिलेटेड जितनी वीडियो हम आपके लिए लाने वाले हैं उसको आप लोग अच्छे से देखिएगा। तो जब हम लोग बात करते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, तो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म हमको बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, क्योंकि उनमें केमिकल्स एलिमेंट्स या कंपाउंड जो होते हैं ये डिफरेंट टाइप के होते हैं। ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि केमिकल्स एलिमेंट्स या कंपाउंड जिसको हम बोलते हैं तो वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो एनिमल है या जो प्लांट है तो उसकी बॉडी अलग अलग मटेरियल से बनी होती है। ठीक है, और हर अलग अलग ऑर्गेनिज्म में कुछ ना कुछ वेरिएशन देखने को मिलती है। ठीक है, जैसे प्लांट में सेल वॉल होती है, ठीक है, सेलुलोज की सेल वॉल बनी होती है, लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं देखने को मिलेगी। प्लांट सेल में सेलुलोज की सेल वॉल होगी, जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होगी। वहीं हम लोग बात करें बैक्टीरिया की तो वहाँ पे पेप्टिडोग्लाइकन होता है सेल वॉल में। ठीक है, तो इस तरह से डिफरेंस हमको देखने को मिलता है। तो ऐसे बहुत सारे डिफरेंस देखने को मिलेंगे और इसके हम लोग यहाँ पे एनालिसिस करने वाले हैं कि कौन कौन से डिफरेंस होते हैं। ठीक है, मटीरियल्स में। और जब हम लोग बात करते हैं तो बेसिक जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो कंपोजिशन है, तो उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये मेजर रोल प्ले करती है। ठीक है, तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये मेजर रोल प्ले करती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के कंपोजिशन में। अर्थ क्रस्ट में भी हमको ये मटेरियल देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा मेटल्स, नॉन मेटल्स भी देखने को मिलती हैं। अर्थ क्रस्ट मतलब अर्थ की सबसे ऊपर की लेयर। ठीक है, क्योंकि हम लोग कहाँ पे अर्थ की सबसे ऊपर की लेयर प्रेजेंट है, अर्थ क्रस्ट पे ना, अर्थ क्रस्ट पे प्रेजेंट है और अपनी जो भी एक्टिविटी हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं, तो हम लोग कहीं ना कहीं इस अर्थ क्रस्ट से रिलेटेड है। ठीक है, अर्थ क्रस्ट में जो मटेरियल है वही कंपोजिशन हम लोग के अंदर भी देखने को मिलेगा। ठीक है, मेटल्स, नॉन मेटल्स वगैरह और कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये सब चीज़ देखने को मिलेगी। ठीक है, तो अर्थ क्रस्ट में जो भी चीज़ें होती हैं वो हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी देखने को मिलती हैं।
लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन ये हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में कार्बन और हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो अभी तो हमने क्या समझा कि यहाँ बायोमॉलिक्यूल की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो हम लोग किस बेसिस बात कर रहे हैं कि अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म में उनका केमिकल कॉम्पोजिशन अलग है, उसमें एलिमेंट्स कंपाउंड्स अलग हो सकते हैं। और ज़्यादातर अगर हम बात करें तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हमें देखने को मिलेगा, और मेटल्स वगैरह भी हो सकती है, कुछ मेटल्स कुछ नॉन मेटल्स भी। तो यही चीज़ें हमें अर्थ क्रस्ट में भी देखने को मिलती हैं, क्योंकि हम लोग सब लोग ह्यूमंस या कोई भी एनिमल है तो वो कहाँ प्रेजेंट है, अर्थ के क्रस्ट पे है, ठीक है। और सिर्फ अर्थ पे ही हम लोग लाइफ को देखते हैं, लाइफ को ऑब्जर्व करते हैं, वरना और कहीं पर किसी प्लेनेट पे लाइफ नहीं देखने को मिलती। और अर्थ में भी कहाँ पे, अर्थ क्रस्ट पे, ठीक है, देखने को मिलती है लाइफ। और तो इसलिए जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो भी केमिकल्स होंगे, मटेरियल्स होंगे, वो अर्थ क्रस्ट से जो है क्या करेंगे, रिसेंबल करेंगे। और यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, कार्बन और हाइड्रोजन ये मेजॉरिटी में देखने को मिलता है एलिमेंट, ठीक है। अब हम लोग इसको एनालाइज कैसे करें, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक आपको वो दिया हुआ है, ठीक है, एक प्रैक्टिकल दे रखा है, वो आप परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे एक प्रैक्टिकल भी दिया हुआ है, ठीक है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं प्रैक्टिकल को। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि हम लोग बायोमॉलिक्यूल किसको बोल रहे हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल वगैरह आप लोग वो रीड कर सकते हैं, एक बार आप लोग रीड कीजिएगा, ठीक। हम लोग जो यहाँ पे मेन चीज़ है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि बायोमॉलिक्यूल्स कैसे आते हैं। तो जितने भी कार्बन कंपाउंड्स हैं, ठीक है, जो लिविंग टिश्यू से हमको मिलते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स। ये आप लोग डेफिनेशन याद रखिएगा, ठीक है। बायोमॉलिक्यूल की डेफिनेशन क्या बनती है, बायोमॉलिक्यूल की डेफिनेशन क्या बनती है कि जितने भी कार्बन कंपाउंड हैं, ठीक, वो जब लिविंग ऑर्गेनिज्म से हम लोग एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं या लिविंग टिश्यू से निकाल रहे हैं, तो उन कार्बन कंपाउंड्स को हम लोग बायोमॉलिक्यूल्स बोलते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया तो ये भी कार्बन कंपाउंड, इसमें भी कार्बन होता है, ठीक है। प्रोटीन हो गया, इसमें भी कार्बन होता है। लिपिड हो गया, लिपिड में भी कार्बन होता है, ठीक है। तो जितने भी या डीएनए, न्यूक्लिक एसिड हम लोग बोल देते हैं, तो न्यूक्लिक एसिड में भी कार्बन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जितने भी क्या है केमिकल कंपाउंड्स है या कार्बन के कंपाउंड्स है, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो हमको मिलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो बायोमॉलिक्यूल्स में कार्बन तो होता ही होता है, ठीक है, ज़्यादातर। और ये आपको बायोमॉलिक्यूल्स की डेफिनेशन एक ध्यान रखनी है कि इसमें कार्बन, लिविंग टिश्यूज में क्या होते हैं, कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, ठीक। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। इतना अगर क्लियर हुआ हो तो कमेंट में यस जरूर लिखेगा। नेक्स्ट हम लोग अब यहाँ पे बात करते हैं कि इसमें क्या है, यहाँ पे प्रैक्टिकल बहुत सारे दिए हुए हैं, तो उसको आप इस बार देख सकते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं ना, जैसे एलिमेंट वगैरह का पता लगाना होता है, जैसे कोई लीफ लिए, उसको अच्छे से सुखा लिया, ड्राई कर लिया, और फिर उस पर वेट को मेज़र करते हैं। तो उसमें अलग अलग कंपोनेंट्स को मेज़र करते हैं कि उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो उस तरह से वेट को भी निकालते हैं, ड्राई वेट को, ठीक। तो ड्राई वेट वगैरह भी निकाला जाता है। यहाँ पे ऐश वगैरह भी लिखा हुआ है। ऐश क्या होती है कि जब हम लोग बर्न करेंगे, ठीक है, जब हम लोग बर्न करेंगे लीफ को या किसी भी ऑर्गेनिक मटेरियल को, तो जो रिमेनिंग मटेरियल बचेगा, ठीक है, उसको हम लोग ऐश बोलते हैं। उसमें इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ठीक है। लीफ वगैरह को बर्न कर दिया, या भूसे वगैरह जो होते हैं ना, ठीक है, उसको बर्न कर दिया, जो भूसा होता है, जैसे जो स्ट्रे होता है उसका, क्या बोलते हैं हम लोग, वीट का या राइस का, ठीक है। तो उसको हम लोग स्ट्रे को जो है उसको भी क्या कर देते हैं, बर्न करते हैं, तो वहाँ पे कुछ रिमेनिंग मटेरियल बचता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऐश बोलते हैं। तो जब हम लोग देखते हैं यहाँ पे देखो, अर्थ क्रस्ट, वेट ऑफ अर्थ क्रस्ट ह्यूमन बॉडी, ठीक है। अर्थ क्रस्ट में क्या चीज़ कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है, और ह्यूमन बॉडी में हमने ये समझा कि अर्थ क्रस्ट में, ठीक है, जो भी एलिमेंट्स होते हैं, ये हमें ह्यूमन बॉडी में भी कुछ कुछ एलिमेंट देखने को मिलते हैं। जैसे हाइड्रोजन में 0.14, ठीक है, इतना हाइड्रोजन अर्थ क्रस्ट में है। ह्यूमन बॉडी में 9.5, ठीक है, परसेंटेज वेट का देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन अर्थ क्रस्ट में भी है और ह्यूमन बॉडी में भी है, ठीक है। कार्बन अर्थ क्रस्ट में भी 0.03 है और ह्यूमन बॉडी में 18.5 है। ऑक्सीजन 46.6, ठीक है, अर्थ क्रस्ट में भी है और 65.0 ह्यूमन बॉडी में भी है। नाइट्रोजन बहुत कम है, ठीक है, अर्थ क्रस्ट में, जबकि ह्यूमन बॉडी में ज़्यादा नाइट्रोजन देखने को मिल रहा है, 3.3,
ठीक है, नाइट्रोजन, और सल्फर 0.03 है और ह्यूमन बॉडी में 0.3। इस तरह से जो अर्थ क्रस्ट में जो मटेरियल है ह्यूमन बॉडी में भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, CNR राव अंडरस्टैंडिंग केमिस्ट्री यूनिवर्सिटी प्रेस हैदराबाद, ठीक है, इसकी ये रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट किसकी है? CNR राव अंडरस्टैंडिंग केमिस्ट्री यूनिवर्सिटी प्रेस हैदराबाद की रिपोर्ट है। ठीक है, उसमें ये बताया गया था सिलिकॉन लगभग नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, तो ये आपको एलिमेंट याद रखना है कि कौन सा एलिमेंट जो है वो बहुत कम होता है अर्थ क्रस्ट में, नाइट्रोजन, और ह्यूमन बॉडी में कौन सा एलिमेंट नेग्लिजिबल होता है, तो यहाँ पे सिलिकॉन। सिलिकॉन जो होता है, 4 ऑप्शन हो सकता है इसमें इतने, और पूछे कौन सा एलिमेंट नेग्लिजिबल है, तो ह्यूमन बॉडी में कौन सा एलिमेंट नेग्लिजिबल होता है? सिलिकॉन। ये आपको याद रखना है। ठीक है, बाकी सब तो थोड़े बहुत अमाउंट में। अच्छा, मेजर प्रोपोर्शन में क्या देखने को मिल रहा है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है इस डेटा के अकॉर्डिंग 65% ऑक्सीजन देखने को मिल रहा है। तो आपकी ह्यूमन बॉडी लेके चल रहा है, ज़्यादातर आपसे क्वेश्चन ह्यूमन बॉडी में से आएंगे कि ह्यूमन बॉडी में कौन सा जो है एलिमेंट वो मेजर प्रोपोर्शन में देखने को मिल रहा है, तो ऑक्सीजन 65.0। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन मेजर प्रोपोर्शन में यानी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और सबसे कम कौन सा एलिमेंट देखने को मिल रहा है? तो सबसे कम है आपका 0.1 ना, मैग्नीशियम, ये देखने को मिल रहा है सबसे कम। ठीक है, लीस्ट अमाउंट में मैग्नीशियम देखने को मिलता है। और पूछे कि नेग्लिजिबल कौन सा है? नेग्लिजिबल तो सिलिकॉन जो होता है ये नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, ये हमको देखने को नहीं मिलेगा ह्यूमन बॉडी में ना। सिलिकॉन की सेमीकंडक्टर चिप्स वगैरह बनाई जाती हैं, सर्किट्स वगैरह बनाए जाते हैं। आई होप ये क्लियर, आप ये टेबल आपको क्लियर हुई होगी। ये टेबल अगर क्लियर हो तो कमेंट में यस जरूर लिखें कि ये टेबल क्लियर है। यहाँ पे एलिमेंट्स दिए हुए थे और उनकी परसेंटेज अर्थ क्रस्ट में भी दे रखी थी, ह्यूमन बॉडी में भी दे रखी थी। ठीक है, अर्थ क्रस्ट आपको इतना नहीं देखना है। ठीक है, आपको ह्यूमन बॉडी से लेके चलना है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन ह्यूमन बॉडी को बनते हैं ना नीट के एग्जाम में। तो ह्यूमन बॉडी में ऑक्सीजन मेजर प्रोपोर्शन में 65.0 और मैग्नीशियम लीस्ट प्रोपोर्शन में 0.1। ठीक, सिलिकॉन नेग्लिजिबल है। ये 3 आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग अपनी अगली टेबल पर पढ़ते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये हमारी दूसरी टेबल है, लिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ लिविंग टिश्यू ना। लिविंग टिश्यू में कौन कौन से इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, इसको भी एक बार समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? सोडियम है। ठीक है, Na+, सोडियम को Na बोलते हैं। ठीक है, और इसमें प्लस का चार्ज लगा हुआ है, यानी Na+ आयन। ठीक है, पोटेशियम, पोटेशियम K+ आयन के फॉर्म में, कैल्शियम Ca2+, मैग्नीशियम Mg2+, वाटर H2O और कंपाउंड NaCl CaO3। तो ये सारे इनऑर्गेनिक मटेरियल हमको देखने को मिलते हैं लिविंग टिश्यूज़ में। ठीक है, तो ये आपको एक बार देख लेना है कौन कौन सा देखने को मिल रहा है। सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मान लो सिलिकॉन भी दे दे। ठीक है, तो आप क्या करोगे? सिलिकॉन कट कर दोगे, क्योंकि सिलिकॉन तो नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, तो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, वाटर और कंपाउंड, ये जो NaCl CaCO3 है, NaCl हम सॉल्ट बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये इतने मटेरियल हमको देखने को मिल रहे हैं। इतने जो क्या है इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, ये हमें लिविंग टिश्यूज़ में देखने को मिलते हैं। ठीक, और कोई टेबल तो नहीं है ना, ये लास्ट टेबल थी। अब इसके बाद हम लोग थोड़ी थ्योरी की डिस्कस कर लेते हैं। इसकी थ्योरी क्या है? तो बायोमोलिक्यूल हमने समझा, बायोमोलिक्यूल क्या होता है? जो भी कुछ हम लोग मटीरियल, एलिमेंट्स या कंपाउंड्स जो एक्सट्रैक्ट करते हैं किसी लिविंग टिश्यू से ना, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से, उसी को हम लोग बोलते हैं बायोमोलिक्यूल। अब इसके बाद जब हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो देख लेते हैं कि कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, जैसे सल्फेट हो गए, फॉस्फेट हो गए, ये एसिड सॉल्युबल होते हैं। क्या होते हैं? एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन होते हैं। मतलब एसिड में आप इसको अगर डिसॉल्व करोगे तो घुल जाएंगे। सल्फेट आपने लिया, उसको आपने एक तरफ HCl ले लिया। ठीक है, एक ट्यूब में आपने HCl लिया टेस्ट ट्यूब में, और दूसरा सल्फेट ले लिया, सल्फेट पाउडर। सल्फेट पाउडर को आप डालोगे टेस्ट ट्यूब में तो पूरा घुल जाएगा, जैसे पानी में चीनी नहीं घुल जाती है। ठीक है, तो उसी तरह से आप अगर सल्फेट पाउडर को टेस्ट ट्यूब लेके उसमें एसिड डालोगे और एसिड में सल्फेट को डालते हो तो पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाता है, घुल जाता है। इसी तरह से फॉस्फेट भी है। फॉस्फेट क्या होगा? फॉस्फेट आप लो, ठीक है, फॉस्फेट पाउडर लो और उसको आप डिसॉल्व करो किसमें? एसिड में, तो वो भी पूरी तरह से एसिड सॉल्युबल होता है, यानी वो घुल जाता है। तो इस तरह से कुछ ऐसे भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे अंदर हो सकते हैं जो एसिड सॉल्युबल हो। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट बात की गई अमीनो एसिड्स की। ठीक है, तो अमीनो एसिड्स क्या होते हैं इतना समझते हैं। आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा। अभी तक हमने किस किस चीज़ की बात की? बायोमोलिक्यूल्स की बात की। फिर हमने ड्राई वेट देखा कि ड्राई वेट क्या होता है। ड्राई वेट क्या होता है आपको बताया कि जब किसी चीज़ को आप डिहाइड्रेट कर देते हो अच्छे से, उसमें से वाटर का इवेपोरेशन करा देते हो, तो जो मटेरियल बचता है वो क्या होता है? ड्राई वेट होता है। जैसे एक लीफ को आपने किस में रख दिया था? सनलाइट में रख दिया, तो लीफ क्या होगी? धीरे धीरे सूख जाएगी एकदम। ठीक है, सूख के एकदम
उसमें से पूरा पानी निकल जाएगा। जैसे पापड़, गर्मी के दिनों में पापड़ बनाते हैं, ठीक है, तो पापड़ के लिए क्या करते हैं, आलू वगैरह को धूप में रख देते हैं तो उसमें से पूरा पानी उड़ जाता है। तो जो बचता है वो ड्राई वेट होता है, ठीक है, जो ड्राई मटेरियल बचा, चाहे वो पापड़ का बचे या लीफ का बचे, तो जो ड्राई मटेरियल बचता है उसको हम ड्राई वेट बोल देते हैं, ठीक है। उसमें से अलग अलग एलिमेंट्स का हम लोग फिर ड्राई वेट जो है वो डिटरमाइन करते हैं। इसी तरह से जब किसी चीज़ को बर्न करते हैं तो जो रिमेनिंग मटेरियल बचता है वो ऐश होता है, ठीक है। जैसे हम लोग कोयला वगैरह जलाते हैं सर्दियों में, ठीक है, तो जो राख बचती है, या कागज़ वगैरह जलाए, लकड़ी जलाए, तो जो राख बचती है वो ऐश हो जाती है, ठीक है। और बायोमोलिक्यूल देखा, जो भी हम लोग लिविंग टिश्यू से एक्सट्रैक्ट करते हैं मटेरियल उसको बायोमोलिक्यूल बोलते हैं। फिर यहाँ पे हमने कुछ चीज़ें देखी थी कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उसके अंदर हमें केमिकल में डिफरेंस देखने को मिलता है, एलिमेंट्स में, कंपाउंड में डिफरेंस देखने को मिलता है। तो ये डिफरेंस किसके बेसिस पे होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बेसिस पे ये डिफरेंस देखने को मिलता है, ठीक है। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में कार्बन का, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का अलग अलग प्रोपोर्शन हो सकता है। इसके अलावा ये एलिमेंट्स हमको अर्थ क्रस्ट में भी देखने को मिलते हैं। तो जब अर्थ क्रस्ट में भी देखने को मिलते हैं ये एलिमेंट्स, तो एक जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो होती है वो अर्थ क्रस्ट से कहीं ना कहीं रिसेंबल करती है एलिमेंट्स के बेसिस पे, ठीक है। इसके अलावा अर्थ क्रस्ट में क्या चीज़ है, अर्थ क्रस्ट में मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल्स भी हैं, और लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी हमें मेटल्स, नॉन मेटल देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इससे ये समझ में आता है कहीं ना कहीं अर्थ क्रस्ट का कुछ ना कुछ रोल है लिविंग ऑर्गेनिज्म के ओरिजिन में, ठीक है। एमिनो एसिड्स की हम लोग बात करें तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और इसमें एमिनो ग्रुप होता है, ठीक है। तो एमिनो एसिड्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, इसमें भी कार्बन होगा। एमिनो एसिड जैसे हम लोग ग्लाइसिन पढ़ते हैं, जैसे हम लोग फिनाइलएलानिन पढ़ते हैं, टायरोसिन पढ़ते हैं, ट्रिप्टोफैन पढ़ते हैं, जितने भी अमीनो एसिड है, टोटल 21 अमीनो एसिड्स हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, 20 अमीनो एसिड्स। तो ये जितने 20 अमीनो एसिड जैसे हम पढ़ते हैं, तो इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं और एमिनो ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मतलब ये कार्बन के बने होते हैं, ठीक है, और इसमें अमाइन ग्रुप होगा और एक एसिडिक ग्रुप भी होता है, ठीक है। अमाइन और एसिडिक ग्रुप आपको दिखा देते हैं, यहाँ पे डायग्राम बना होगा, ठीक है, यहाँ पे इसका डायग्राम दिया होगा, देखो ये है आपका फार्मूला एमिनो एसिड का। थोड़ा आपको केमिस्ट्री भी पढ़नी पड़ती है बायोलॉजी में, ठीक है, तो बायोलॉजी में थोड़ी सी केमिस्ट्री की नॉलेज, बेसिक नॉलेज होना भी ज़रूरी है, ठीक, तो इससे आप अच्छे से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, देखो ये है एमिनो एसिड का मॉलिक्यूल, ये है एमिनो एसिड का मॉलिक्यूल। इसमें एक तरफ है अमोनिया या अमाइन ग्रुप जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, NH3+ बना हुआ है, तो ये अमाइन ग्रुप है ना, NH3 अमोनिया होता है, लेकिन ये NH3+ ये अमाइन ग्रुप है, ठीक है। और एक तरफ है COH, ये वाला दूसरा वाला, तो ये COH क्या है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ठीक है। एक तरफ अमाइन ग्रुप NH3 और ये बीच में कार्बन है, तो इस कार्बन से यहाँ पे कार्बोक्सिलिक COH जुड़ा हुआ है, COOH। जब COOH आए तो समझ जाइएगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, ठीक है। तो ये एसिड ग्रुप होता है और ये वाला अमाइन ग्रुप होता है NH3, ठीक है। तो इसीलिए इसको अमीनो एसिड बोलते हैं, इस मॉलिक्यूल को बोलते हैं अमीनो एसिड, यानी इसमें अमाइन भी है और एसिड भी है, तो इस मॉलिक्यूल को लोग अमीनो एसिड बोलते हैं। ये क्या है, अमीनो एसिड है, ठीक है। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। अब इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन आयन का एक्सचेंज होता रहता है, इसमें हाइड्रोजन आयन का एक्सचेंज होता रहता है, इस वजह से यहाँ से H+ आयन हट जाता है, तो यहाँ पे माइनस का चार्ज आ जाता है, ठीक है। तो ये H हट जाएगा यहाँ से, ठीक है, H अलग हो गया टूट के, ये वाला H, COH वाला H यहाँ से अलग हो गया, तो इस पर माइनस का चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे CO पे क्या जाता है, माइनस का चार्ज आता है। तो प्लस माइनस जब दोनों एक साथ होते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ज़्यूटर आयन, क्या बोलते हैं, ज़्यूटर आयन। तो ये B हमारा क्या है, ज़्यूटेरियोनिक फॉर्म है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं ज़्यूटर आयन। आप लोग सिंपल याद रखो ये क्या है, ज़्यूटर आयन है ना। जब एक ही मॉलिक्यूल पे प्लस चार्ज भी हो और माइनस चार्ज भी हो तो उसको हम लोग बोलते हैं ज़्यूटर आयन, क्या बोलते हैं, ज़्यूटर आयन, ये याद रखना है, ठीक है। तो इसमें एक इंटरमीडिएट बनता है ज़्यूटर आयन, और फिर क्या होगा कि ये H+ यहाँ से H+ एक और चला जाएगा, ठीक है, यहाँ से H+ एक और हट जाएगा, तब ये फिर से नॉर्मल हो जाएगा, इस पर सिर्फ माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो अमीनो एसिड्स होते हैं इनकी फॉर्म जो होती है चेंज होती रहती है, ठीक है। तो अमीनो एसिड्स जो होते हैं इनकी फॉर्म चेंज होती रहती है, कभी ये ज़्यूटर आयन के फॉर्म में होते हैं, कभी नेगेटिव आयन के और कभी पॉजिटिव आयन के फॉर्म में होते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये दिखाया गया। तो अमीनो एसिड जो होते हैं ये पॉजिटिव आयन के फॉर्म में भी हो सकते हैं, नेगेटिव आयन के फॉर्म में भी, और ज़्यूटेन आयन के फॉर्म में भी हो सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग जिस कार्बन से ये एसिड ग्रुप या अमाइन ग्रुप जुड़ा होता है उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन। तो ये भी याद रखना है, जिस कार्बन से एसिड ग्रुप और अमाइन ग्रुप जुड़ा होता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन बोलते हैं।
और इसीलिए इनको अल्फ़ा अमीनो एसिड्स भी बोला जाता है। क्या कहा जाता है? अल्फ़ा अमीनो एसिड्स। ये मीथेन से बनते हैं, ठीक है। अमीनो एसिड किससे बनते हैं? मीथेन से बनते हैं ना। दे आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन, सब्स्टिट्यूटेड मीथेन भी इनको कहा जाता है। तो इनका ओरिजिन मीथेन से होता है। CH4 होता है ना मीथेन, उसमें से 2 H हटा दो, ठीक है, तो इसका फॉर्मेशन होगा। देखो यहाँ पे डायग्राम में एक बार फिर से, कि अमीनो एसिड क्या था, जिसमें अमाइन ग्रुप भी था, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी था, और जिस कार्बन पे ये दोनों जुड़े हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन। क्या बोलते हैं? अल्फा। तो यहाँ पे बना दिया अल्फा, ठीक है। तो जिस कार्बन पे ये दोनों जुड़े होते हैं वो क्या होता है? ये कार्बन, जैसे हमारा बीच वाला जो कार्बन है ये अल्फा है, यहाँ पे बना देते हैं, ये वाला कार्बन क्या है? अल्फा है, ठीक। तो इसको हम लोग अल्फा अमीनो एसिड बोलते हैं, क्योंकि इस कार्बन पे ये इधर एसिड ग्रुप भी है, अमाइन ग्रुप भी जुड़ा हुआ है। दूसरी हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि हमारे पास क्या होता है? पहले CH4 होता है, CH4। तो इसमें से हम लोग क्या करते हैं? 2 हाइड्रोजन हटा देते हैं, ठीक है। या हम लोग कह सकते हैं हम लोग 3 हाइड्रोजन यहाँ से हटाएंगे, ठीक है। तो 3 हाइड्रोजन हटाएंगे तो एक ऊपर एल्किल ग्रुप आके जुड़ जाएगा, ठीक है, और एक तरफ अमाइन ग्रुप आके जुड़ जाएगा। इसमें से 2 क्योंकि 4 हाइड्रोजन थे, अब अभी CH4 किसी से कंबाइन नहीं कर सकता, ठीक है। CH4 जब तक CH4 में यानी मीथेन में जब तक 4 हाइड्रोजन है वो किसी से कंबाइन नहीं करेगा। तो इसके 2 हाइड्रोजन को हम लोग रिमूव कर देते हैं। क्या कर देते हैं? 2 हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? CH2। अब ये CH2 बन गया, तो अब ये जुड़ सकता है, किससे जुड़ सकता है? कि एक तरफ एसिड से जुड़ सकता है, ए लिख दें एसिड के लिए, यानी CO, इसका मतलब क्या है? COH, कार्बोक्सिलिक एसिड, COH। तो एक तरफ एसिड से जुड़ सकता है और एक तरफ अमाइन से जुड़ सकता है। तो अमाइन के लिए N लिख दें खाली ना, क्योंकि ज़्यादा लिखने में ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो CH2 यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड से जुड़ जाएगा एक साइड पे, और दूसरे साइड पे अमाइन से, क्योंकि इसके अंदर का 2 हाइड्रोजन हमने हटा दिया। पहले CH4 था, 4 हाइड्रोजन थे, इसमें से 2 हाइड्रोजन रिमूव किए तो CH2 बना। अब ये CH2 जो है एक अमाइन ग्रुप से एक एसिड ग्रुप से जुड़ेगा और इधर के साइड अमाइन ग्रुप से। तो इस तरह से ये अमीनो एसिड बन जाता है। इसीलिए अमीनो एसिड को हम क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूटेड, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूटेड मीथेन, ठीक है, सब्स्टिट्यूटेड मीथेन बोलते हैं। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। इतना अगर क्लियर हुआ हो तो कमेंट में यस लिखिएगा कि हाँ इतना क्लियर है आपको। अब यहाँ पे क्या होता है? 4 वैलेंसी पोजीशंस दे रहा है हाइड्रोजन, कार्बोक्सिल ग्रुप, अमीनो ग्रुप, ठीक है। तो 4 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स होते हैं यहाँ पे, हाइड्रोजन, कार्बोक्सिल ग्रुप, अमीनो ग्रुप एंड अ वेरिएबल ग्रुप, ठीक है। तो ये 4 ग्रुप एक कार्बन के अराउंड होते हैं, यानी अल्फा कार्बन के अराउंड 4 ग्रुप कौन कौन से होते हैं? हाइड्रोजन होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, एमिनो ग्रुप होता है, और एक वेरिएबल ग्रुप होता है, ठीक है, जिसको आर ग्रुप बोलते हैं ना, एल्किल ग्रुप भी बोल सकते हैं। तो एल्किल ग्रुप होता है हाइड्रोजन, कार्बोक्सिल, अमीनो ग्रुप और एल्किल ग्रुप। इस तरह से 4 ग्रुप एक ही कार्बन के अराउंड होते हैं ना। जैसे एक कार्बन बनाया तो इसके पास क्या, एक H है, ठीक है, तो एक हाइड्रोजन ग्रुप हो गया, और एक तरफ है अमाइन ग्रुप NH3, जिसको हम लोग सिर्फ N लिख दे रहे हैं अभी के लिए। तो ये हमारे पास एक तरफ N होता है, और एक तरफ क्या होता है? एक तरफ R होता है यानी एल्किल ग्रुप, और एक तरफ होता है COH, तो यानी एसिड ग्रुप। तो ए इसको सिर्फ लिख देते हैं, ए एसिड ग्रुप होता है। तो एक तरफ R है, एक तरफ एसिड है A है, एक तरफ H हाइड्रोजन, और एक तरफ नाइट क्या है? अमोनिया, ठीक है। इस तरह से चारों तरफ 4 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है इसके, ठीक है। जैसे जैसे आर ग्रुप में वेरिएशन होता है, ये ऊपर वाले आर ग्रुप में वेरिएशन होता है, तो इसका नेचर भी चेंज होता है अमीनो एसिड का। तो अमीनो एसिड का नेचर किस पे डिपेंड करता है? आर ग्रुप पे। ये आपको याद रखना है कि अमीनो एसिड का नेचर किस पे डिपेंड करता है? आर ग्रुप पे ना। अमीनो एसिड का नेचर आर ग्रुप पे डिपेंड करता है। आर ग्रुप होगा मीथेन, इथेन, जो भी होगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर भी बदल जाएगा और इसका नेचर भी बदल जाएगा। 20 टाइप्स के हमें जनरली देखने को मिलते हैं, ठीक है। 20 टाइप्स के अमीनो एसिड्स देखने को मिलेंगे ना। तो 20 टाइप के अमीनो एसिड्स होते हैं। आर ग्रुप की जगह खाली हाइड्रोजन भी हो सकता है, ठीक है, जो अभी बताई थी CH2 कंडीशन। तो जब CH2 कंडीशन होगी तो यहाँ पे अमीनो एसिड क्या होगा? ग्लाइसिन। ये कौन सा अमीनो एसिड होता है? ग्लाइसिन होता है। तो आर ग्रुप में जब सिर्फ क्या होता है? हाइड्रोजन होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अमीनो एसिड को ग्लाइसिन।
और मिथाइल ग्रुप एलानिन, ठीक है, इस तरह से होते हैं। हाइड्रोक्सी मिथाइल सीरीन ना, तो ये इस तरह से ये दिखाए गए, 20 में से 3 आपको बताया गया। यानी इसका कहने का मतलब क्या है, एक बार बता दें यहाँ पे कि ये है सी और ऊपर है मिथाइल ग्रुप, तो एम लिख दें ना, सी एम। बाकी तो इधर के साइड आपका एसिड रहेगा, ए लिख देते हैं। नीचे के साइड हाइड्रोजन रहेगा, एच लिख देते हैं, ठीक है। और लेफ्ट साइड में नाइट्रोजन अमाइन ग्रुप रहेगा, तो एन लिख देते हैं। तो ये इस तरफ जो मिथिल ग्रुप है CH3 है, तो इसकी वजह से इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एसिड को एलानिन। इसको क्या बोलते हैं, एलानिन बोलते हैं, जब इसमें मिथाइल ग्रुप होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो जब अमीनो एसिड में मिथाइल ग्रुप होगा, एल्किल ग्रुप, तो उसको क्या बोलेंगे, एलानिन बोलेंगे ना, एम लिख दिए मिथाइल के लिए। और जब यहाँ पे क्या होगा, CH2, इस तरह से कंडीशन बनेगी, CH2 2 हाइड्रोजन, यानी ऊपर R की जगह भी एक H आ गया, ठीक है, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे हो गया, तो 2 हाइड्रोजन। और इधर के साइड एसिड ग्रुप COOH ए लिख दिया, और इधर के साइड अमाइन ग्रुप N, ठीक है, NH3, तो N लिख दिया। तो CH2Na जब ये कंडीशन बनेगी तो क्या होंगे, ये होगा, इसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइसिन। क्या बोलते हैं, ग्लाइसिन। ब्लड का एसेंशियल अमीनो एसिड है ग्लाइसिन, ठीक है, हमारे ब्लड में पाया जाता है, सोयाबीन में भी देखने को मिलता है। तो ये अमीनो एसिड जो है ये हमको देखने को मिलेगा जब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होंगे और एक तरफ एसिड और एक तरफ नाइट्रोजन अमाइन ग्रुप, ठीक है, तो ये हो जाएगा ग्लाइसिन। इसके बाद क्या हमारा आता है, हाइड्रोक्सी मिथाइल ना, जब क्या होगा, हाइड्रोक्सी मिथाइल होगा, यानी OCH3 होगा ना, तो हाइड्रोक्सी मिथाइल होगा ग्रुप, ठीक है, HM लिख देते हैं, हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप होता है, OCH3 बोलते हैं। और यहाँ पे तो CH है, ऊपर HM लिखा हुआ है, यहाँ पे CH है, ठीक, यहाँ पे क्या है, एसिड ग्रुप जुड़ा हुआ है A, और यहाँ पे अमाइन का NH3 जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो NH3 ये आपका CH और ऊपर हाइड्रोक्सी मिथाइल HM। तो इस ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सीरीन, इसको क्या बोलते हैं, सीरीन। तो इस तरह से आपको डिफरेंट कंडीशंस याद रखनी है कि क्या सीरीन होता है, किसमें एलेनिन होता है और किसमें ग्लाइसिन होता है, ठीक है। ग्लाइसिन में 2 हाइड्रोजन होते हैं, R की जगह भी H आ जाता है, ठीक है, ये याद रखना है। और जब R की जगह CH3 आ जाएगा तो वो एलानिन हो जाएगा, ठीक है, R की जगह अगर CH3 आ जाएगा तो एलानिन हो जाएगा। और R की जगह अगर हाइड्रोक्सी मिथाइल आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे सीरीन। क्या बोलते हैं, सीरीन। हाइड्रोक्सी मिथाइल जब आ जाता है तो सीरीन बोलते हैं। तो ये कंडीशन याद रखनी है। अब जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं अमीनो एसिड्स की, ये इसके फंक्शनल ग्रुप अमीनो, कार्बोक्सिल और फंक्शनल ग्रुप पे डिपेंड करती हैं, ठीक है। तो जिस तरह का अमाइन होगा, जिस तरह का कार्बोक्सिल या R फंक्शनल ग्रुप होगा, तो उसी तरह से फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसके बेसिस पे ये एसिडिक भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ, किसके बेसिस पे, नंबर ऑफ अमीनो एंड कार्बोक्सिल ग्रुप के बेसिस पे, ठीक है, नंबर ऑफ अमाइन और कार्बोक्सिल ग्रुप के बेसिस पे एसिडिक। कुछ अमीनो एसिड एसिडिक होते हैं, जैसे ग्लूटामिक एसिड हो गया, ये एसिडिक है, ठीक है। कुछ बेसिक होते हैं, जैसे कि लाइसिन हो गया, लाइसिन जो होता है ये बेसिक अमीनो एसिड है। कुछ न्यूट्रल होते हैं, जैसे वलीन, वलीन क्या हो गया, न्यूट्रल। तो अलग अलग टाइप के अमीनो एसिड हमको देखने को मिलते हैं, एसिडिक जैसे ग्लूटामिक एसिड, बेसिक जैसे लाइसिन, और न्यूट्रल जैसे वलीन। तो ये अलग अलग अमीनो एसिड होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ अलग अलग देखने को मिल रही हैं। कुछ अमीनो एसिड होते हैं एरोमेटिक होते हैं, यानी उनके उसमें क्या होती है, बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आती है, जैसे टायरोसिन हो गया, फिनाइल एलानिन हो गया, ट्रिप्टोफैन हो गया। तो ये एरोमेटिक होते हैं ना, इनमें क्या होती है, फ्रेग्रेंस होती है, स्मेल होती है, तो इसको बोलते हैं एरोमेटिक। तो कुछ अमीनो एसिड एरोमेटिक भी होते हैं, जैसे टायरोसिन, फिनाइल एलानिन, ट्रिप्टोफैन। और कुछ आयनाइजेबल नेचर के होते हैं, ठीक है, NH2 एंड COH की ग्रुप्स की वजह से ज़्यादातर अमीनो एसिड हमको आयनाइजेबल देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे NH2 और COH लगा हुआ है। H जो होता है ना, रिप्लेसेबल होता है ना, आयनाइजेबल होता है। हाइड्रोजन जो होता है आयनाइजेबल होता है, हट भी सकता है, जुड़ भी सकता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं कि अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, आयनाइजेबल होते हैं। तो इसकी वजह से डिफरेंट पीएच हमको सॉल्यूशन का देखने को मिलेगा, जैसे जैसे अमीनो एसिड चेंज होंगे अलग अलग पीएच देखने को मिलेगा। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। इतना क्लियर हुआ तो कमेंट में यह जरूर लिखेगा। आज हमने पढ़ा अमीनो एसिड के बारे में, ठीक है। और अमीनो एसिड में क्या क्या हमने पढ़ा कि अमीनो एसिड जो होते हैं ना, अमीनो एसिड्स
तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यानी इसके अंदर भी कार्बन देखने को मिलेगा। इनमें अमीनो ग्रुप भी होता है, अमाइन ग्रुप भी होता है और एसिडिक ग्रुप होता है। अमाइन मतलब NH3, एसिडिक मतलब COH। यहाँ पे हमने डायग्राम में देखा ना NH3 देखने को मिल रहा है एक तरफ COH है, ठीक है। यहाँ पे देखो NH3 और COH, तो ये दो ग्रुप हमको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो अमाइन ग्रुप होता है और एसिडिक ग्रुप होता है, COH ग्रुप होता है, ठीक। और इसके अलावा हमने क्या पढ़ा है यहाँ पे कि इसमें जो बीच का कार्बन होता है उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन, यानी जिससे अमाइन ग्रुप और एसिडिक ग्रुप जुड़े होते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं अल्फा कार्बन। और अमीनो एसिड जो है ये सब्स्टिट्यूटेड मीथेन कहे जाते हैं, यानी मीथेन से इनका फॉर्मेशन हो सकता है। एक कार्बन के अराउंड 4 हमको इस तरह से एलिमेंट्स देखने को मिल सकते हैं, ग्रुप देखने को मिल सकते हैं। एक कार्बन है तो उसके एक तरफ हाइड्रोजन, अच्छा इस कार्बन को हम लोग अल्फा कार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन, जिससे हाइड्रोजन भी जुड़ा है, इसी से एसिड भी जुड़ा है, इसी से अमाइन भी जुड़ा है और इसी से एल्किल आर भी जुड़ा हुआ है। आर जो होता है ये वेरिएबल ग्रुप होता है, ये चेंज होता रहता है। किसी में यहाँ पे एच होगा, अगर एच होगा तो एलानी क्या बोलेंगे, एच होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, ग्लाइसिन, ठीक है। CH3 होगा तो एलानीन, और हाइड्रोक्सिल मिथाइल होगा तो हाइड्रोक्सी मिथाइल, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सीरीन, ठीक है। तो ये जो आर होता है ये वेरिएबल होता है, यहाँ पे एच भी हो सकता है आर की जगह, या CH3 भी हो सकता है, या OCH3 भी हो सकता है। तो उसी हिसाब से अमीनो एसिड का नेचर बदलता रहता है, ठीक है। हाइड्रोजन होगा H होगा तो ग्लाइसिन बोलते हैं, मिथाइल ग्रुप CH3 होता है तो एलानीन, हाइड्रोक्सी मिथाइल होता है तो सीरीन बोलते हैं। 20 अमीनो एसिड टोटल हमारे पास होते हैं, ठीक। और अमीनो एसिड की बात करें तो ये एसिडिक भी होता है, बेसिक भी होता है और न्यूट्रल भी होता है, ठीक है। एसिडिक जैसे ग्लूटामिक एसिड एग्जाम्पल है, 20 है ना, तो कुछ एसिडिक भी होंगे, कुछ बेसिक भी होंगे और कुछ न्यूट्रल भी होंगे। एसिडिक ग्लूटामिक एसिड ये एसिडिक है, न्यूट्रल में वलीन, ठीक है, ये न्यूट्रल है। और बेसिक की बात करें तो लाइसिन, ये बेसिक होता है, ठीक है। तो एसिडिक कौन सा है, ग्लूटामिक एसिड, ठीक है, नाम ही समझ में आ रहा है, ग्लूटामिक एसिड एसिडिक है, बेसिक लाइसिन बेसिक है, और न्यूट्रल कौन सा है, वेलिन न्यूट्रल है। इसके अलावा कुछ एरोमेटिक भी होते हैं, फ्रेगनेंस जिससे आती है, तो टायरोसिन हो गए, फिनाइल एलानिन हो गए और ट्रिप्टोफैन हो गए, ये क्या होते हैं, ये एरोमेटिक होते हैं। इसके अलावा आयनाइजेबल भी होते हैं, जैसे NH2COH, तो इसमें हाइड्रोजन हट सकता है, ठीक है, क्योंकि आयनाइजेबल कैसे हो जाते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन जो होता है ना रिप्लेसेबल होता है, तो हाइड्रोजन हट भी सकता है, जुड़ भी सकता है। इसकी वजह से pH भी चेंजेस देखने को मिलेगा सॉल्यूशन में, ठीक है। तो अमीनो एसिड का नेचर भी अलग अलग हो सकता है, उसका pH भी कन्वर्ट बदल सकता है। और जब अमीनो एसिड पे दोनों चार्ज होते हैं प्लस माइनस, तो इसको हम लोग बोलते हैं ज़ूटर आयन, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन हटता बढ़ता रहता है, तो इसकी वजह से यहाँ पे माइनस का चार्ज भी क्रिएट हो जाता है, और प्लस तो NH3 में पहले से था, तो जब प्लस माइनस दोनों क्रिएट हो जाएगा तो ज़ूटर आयन बन जाते हैं। तो ज़ूटर आयन फॉर्म भी देखने को मिलती है अमीनो एसिड में। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। इतना अगर क्लियर हुआ तो कमेंट में यस जरूर लिखेगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को ये वीडियो शेयर कीजिए, जिससे जो लोग भी हमारे साथ लाइव नहीं जुड़ पाए थे वो भी इस वीडियो को बाद में जो रिकॉर्डिंग हम लोग अपलोड करेंगे तो उसको देख लें, ठीक है। और अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो हमारा टेलीग्राम चैनल जैसा क्लासेस के नाम से वो जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको इसके नीट के मॉड्यूल्स प्रोवाइड किए जाएंगे हर चैप्टर के, और नेक्स्ट हम लोग इसके बाद अपने अगले लेक्चर में लिपिड्स के बारे में समझेंगे कि लिपिड्स क्या होते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।